स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटोमेट्रिक की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब ये जो लेक्चर 2 है इस चैप्टर का, हमने क्या किया है, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया है और हर लेक्चर को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है ताकि हम छोटे से छोटे पॉइंट को भी क्या कर सके, कवर कर सके। आप सभी को पता है कि न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आए हैं, वो हम सारे कॉन्सेप्ट को लेक्चर वाइज सीखेंगे। लेक्चर 1 में हमने सेल की डिस्कवरी, उसके बारे में क्या क्या चीजें होती है, कैसे उसको देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने स्टडी की थी, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, वो लेक्चर जरूर देखना। अब शुरू करते हैं हम लेक्चर 2 को बिना किसी देरी के। ये जो लेक्चर है वो सेल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी हर सेल में कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। अब एक तरफ एनिमल है, एक तरफ प्लांट सेल है। अब सेल चाहे कोई भी हो, 3 ऐसी कॉमन स्ट्रक्चर होती हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है और न्यूक्लियस बोला जाता है। अब ये जो तीनों पार्ट होते हैं वो हर सेल में होते हैं। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस, प्लांट में भी न्यूक्लियस, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में भी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये 3 ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होती हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अच्छा, हर सेल में देखो एक सेल है, उसकी एक कवरिंग है, हर सेल की एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोला जाता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब जो एनिमल सेल होती है उसकी तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लांट सेल में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है किसकी, सेल वॉल की। अब इस सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से सेल होती है वो अपना शेप क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल से बनी होती है। लिपिड एक तरह का क्या होता है, फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के फैट्स होते हैं। प्रोटीन और किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। अच्छा, अब हमें पढ़नी है क्या, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। अब ये मॉडल के क्या कहना चाहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या बात है वो समझते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो ये येलो कलर के छोटे 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 दिख रहे हैं, ऐसा इनको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं येलो कलर के, इनको बोला गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो आया है कहां से, फास्फोरस से। लिपिड यानी फैट के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसा। अब देखो ये ऊपर भी दिख रहे हैं, नीचे भी दिख रहे हैं, यानी जो लिपिड्स के एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर नीचे की तरफ है, इसलिए इसको बोला गया लिपिड बाइलेयर बोला गया। ये बात समझ में आ गई। अब इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की खासियत है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो स्फीयर जैसा दिख रहा है, इसको हेड बोलते हैं और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक का मतलब पसंद, यानी जो उसका हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, उसको पानी पसंद होता है। लेकिन ये जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर लगना। किससे डर लगता है इसको, हाइड्रो यानी वाटर से, यानी इसकी जो टेल होती है वो वाटर पसंद नहीं करती, लेकिन जो इसका हेड होता है वो वाटर लविंग होता है। अब तुम देखो हेड है वो बाहर की तरफ है, टेल है वो अंदर की तरफ है, ऐसा इसी वजह से लिखा हुआ होता है कि इसका जो हेड होता है वो आउटवर्ड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है जो कि अंदर की तरफ होती है। ये हमारा हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये हमारी क्या है, टेल है ना। ऊपर से देखो या नीचे से देखो ऐसा, ठीक है। अब इसी लिपिड की लेयर के अंदर बीच बीच में तुम्हें किसके मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को गेट कीपर बोला जाता है। अब गेट कीपर क्यों बोला गया, क्या चीज सेल के अंदर आएगी और क्या चीज सेल से बाहर जाएगी, ये किसके हाथ में होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में। गेट कीपर यही तो होता है, घर के अंदर कौन आएगा, घर के बाहर कौन जाएगा, ऐसा वो छोटे बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने देता है, कोई दूसरे वगैरह होते हैं उनको घर के अंदर नहीं आने देता है। तो ये गेट कीपर का काम कौन करता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों बोला गया, कुछ और भी बोल सकते थे। तो देखो इस मेम्ब्रेन में, यानी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं होते,
है ना। पानी में अगर आप चले जाओ तो आप पानी में किधर भी फ्लोट कर सकते हो, डुबकी मार सकते हो, ऐसा सेम टू सेम ये मॉलिक्यूल्स भी ऐसा ही कर पाते हैं, ये अपनी जगह से मूव हो पाते हैं, फ्लिप कर पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं। इस वजह से कौन सा वर्ड यूज किया गया, फ्लूइड वर्ड यूज किया गया। अच्छा, मोज़ेक क्या होता है, आपने देखा होगा टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, कलरफुल टाइल्स के, फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया जाता है, उसको बोला जाता है मोज़ेक। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से अरेंज होते हैं जो किसकी याद दिलाते हैं, मोज़ेक की याद दिलाते हैं। इस वजह से इसको बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, चलिए अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो सेल का जो शेप होता है वो किससे डिसाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन से, खास करके एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। प्रोटेक्शन, सेल के अंदर की जितनी भी चीजें होती है इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट, क्या चीजें सेल के अंदर आएगी और क्या चीजें सेल से बाहर जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, जैसे कि हमारे पास है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया होता है, उसके पास एक छोटी सी टेल होती है, वो जो टेल का फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ। सीलिया, पैरामीशियम में देखा होगा उसकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स बनते हैं, उनको सीलिया बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन भी किससे हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई होती है, जो बनी होती है किससे, माइक्रोविलाई से, इसका फॉर्मेशन भी कहां से हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ऐसे जो वेसिकल्स बनते हैं हम आगे पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन भी किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो जाती है, ये भी कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सारे सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देते और सारे सब्सटेंसेस को बाहर जाने भी नहीं देते। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ये ब्लॉक कर देते हैं, ना सेल के अंदर जा सकते ना बाहर आ सकते, ऐसा। तो इसी वजह से हमने सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब होता है परमिट देना, कि कौन अंदर आएगा सेल के और कौन सेल से बाहर जाएगा। अब ये परमिशन सबको नहीं मिलती है, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही मिलते हैं, यानी देयर आर सेलेक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सेल। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यही काम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि कैसे सेल के अंदर चीजें आती है और कैसे सेल के बाहर जाती है, दैट इज सेल्यूलर प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब हमने इनको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि सेल के अंदर और बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो तरह। एक होते हैं पैसिव प्रोसेसेस, दूसरे होते हैं हमारे कौन से, एक्टिव प्रोसेसेस। अब पैसिव प्रोसेसेस क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो वो किसमें आएगा, पैसिव प्रोसेस में। और ऐसे मूवमेंट में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए हम याद रखेंगे एनर्जी के फॉर्म में। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, हमारे एक्टिव प्रोसेसेस, जिसमें हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी स्कूलें होती हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर से भी जो कंटेंट होता है उसके ऊपर सवाल पूछती है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हम करते हैं किससे, ऑस्मोसिस से करते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है ऑस्मोसिस वाला। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन, अब देखो पहली चीज, कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन है, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट वाला पार्ट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट वाला पार्ट। ठीक है, हमारे केस में जो सॉल्वेंट है ना वो हमेशा वाटर रहेगा। वाटर क्या है हमारा, हमेशा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर होता है वो सबको अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट में क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट में हमारा सॉल्ट हो सकता है, सॉल्यूट में हमारा शुगर हो सकता है, या कोई और सब्सटेंसेस भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ऐसा। अब देखो एक सॉल्यूशन है, अगर मान लो सॉल्वेंट ज्यादा है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि देखो 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो 80 ml अगर वाटर है, तो बताओ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20। तो अगर एक ज्यादा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलके तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर वाटर ज्यादा है, जब भी मैं वाटर बोलूं इसका मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो वाटर ज्यादा है तो सॉल्यूट क्या होगा, कम, सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा, कम। अब देखो हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें सॉल्यूट होता है वो कम होता है, जिसमें सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि जो सॉल्वेंट यानी जो वाटर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एक दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा है,
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें वाटर कम होगा, वाटर क्या होगा, कम होगा, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम। अब क्या होगा, बीच में क्या है, हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, वाटर है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा लोअर, इस तरफ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इस तरफ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम, यानी अमाउंट कम, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। तो जो वाटर होता है वो हमेशा जाता है कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, osmosis, that is the movement of water molecules from their higher concentration to their lower concentration through a semi permeable membrane. That process is called ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को और डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत है। हमने एक केस लिया है एनिमल सेल का, और हमारे केस में वो एनिमल सेल क्या है, रेड ब्लड सेल। अब पहले स्टोरी को समझो, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। हमने एक बीकर लिया, 1 2 3 बीकर मान लो ऐसा, ठीक है। बीकर के अंदर हमने भरा है एक सोल्यूशन, बीकर के अंदर हमने क्या भरा है, एक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्यों बोला, अब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। हमारे केस में सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, उस सॉल्यूशन को क्या बोल दिया जाएगा, हाइपोटोनिक। अब इस बीकर के अंदर एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, हाइपोटोनिक। अब इस बीकर के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया, अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, रेड ब्लड सेल। क्या हमने डाल दी, रेड ब्लड सेल हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब ये जो सेल है, सेल के अंदर भी तो वाटर होगा, सेल के अंदर भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ऐसा, तो सेल के अंदर भी वाटर है, और ये जो बीकर है इधर भी क्या है, वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स है ऐसा। ठीक है, सेल के अंदर भी वाटर है, और सेल के बाहर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम। सेल के अंदर वाटर कम है, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके अंदर वाटर ज्यादा है। तो क्या होगा, हमेशा वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो ये जो वाटर होता है वो सेल के अंदर जाएगा। क्योंकि वाटर है वो सेल के अंदर जा रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस। क्या नाम दिया गया इसको, एंडोऑस्मोसिस, जब वाटर सेल के अंदर जाता है। अब वाटर सेल के अंदर आ रहा है तो सेल होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाती है। यहां तक सही है। तो जब भी हम किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, क्योंकि वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। किस प्रोसेस से, एंडोऑस्मोसिस की वजह से। अब इसका उल्टा आ जाओ, अब हमारे पास सॉल्यूशन है वो कौन सा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। वाटर की कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब देखो ये बीकर में हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, तो इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो हमारी सेल है, सेल के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। सीधी सी बात है। पर कंडीशन क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर कम है तो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब सेल के अंदर वाटर ज्यादा है तो वाटर होता है वो सेल से बाहर आता है, वाटर है वो सेल से बाहर आता है, यानी सेल होती है वो वाटर क्या करती है, रिलीज करती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, वाटर है वो सेल से बाहर निकल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमारी जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि सेल है वो वाटर रिलीज करेगी बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अब देखो एक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी सेल के अंदर जितना वाटर है उतना का उतना बाहर सॉल्यूशन में भी वाटर है। सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम होती है। अब दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या निकली, सेम निकली, और सेम निकलने से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, तो सेल के शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के शेप में कोई चेंज नहीं आता, या सेल होती है श्रिंक हो जाते हैं, वहां पे कोई शेप चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। सॉल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम होती है। अब मैंने इसी चीज को अच्छे से लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस की जरूरत क्यों है ना, कहां हम ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करते हैं। तो रूट्स होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू।
स्टोमेटा, आपने पढ़ा होगा, लीफ होती है, उसके बॉटम पे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा पोर होता है ना। ये देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको गार्ड सेल बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। अब देखो, अब अगर तुम देखोगे तो बीच में ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमेटल पोर। अब देखो, गार्ड सेल ऐसे पास आ गई तो ओपनिंग क्या हो गई, बंद हो गई। अब ओपनिंग क्लोज, बंद क्लोज, यानी गार्ड सेल होते हैं वो स्टोमेटल पोर को बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब गार्ड सेल के अंदर वाटर आता है, गार्ड सेल से वाटर जाता है, इस वजह से गार्ड सेल स्वेल और श्रिंक हो पाते हैं, इस वजह से स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, टच मी नॉट प्लांट की अब लीफ को टच करते हो तो वो फोल्ड हो जाती है। कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस होता है। सीड जर्मिनेशन है ना, सीड को आप पानी में डालो या सॉइल में डालो, धीरे धीरे एक प्लांट ग्रो हो पाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस होता है। अच्छा, सेल में टर्जिडिटी आती है, आपने देखा होगा रात के समय प्लांट जैसे मुरझा जाते हैं या पानी ना दो तो से वो मुरझा जाते हैं। तो ये जो मुरझा जाते हैं ये क्यों हो पाता है कि उनमें ऑस्मोसिस नहीं हो पा रहा है। ऑस्मोसिस होगा तो सेल होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो फॉर्म रह पाएगी ऐसा। तो ये जो टर्जिडिटी आती है सेल के अंदर वो भी किसकी वजह से आती है, ऑस्मोसिस की वजह से आती है, ताकि वो वाटर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। चलिए, एक अगला टॉपिक हमारा क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, बीच में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो हमारा डिफ्यूजन होता है। कहां देखते हैं, अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, परफ्यूम की स्मेल पूरे घर में आ जाती है, पानी में इंक डालो तो इंक होती है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। सारे प्रोसेस क्या होते हैं, हमारे डिफ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस दे रखा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो ऑस्मोसिस, कोई और सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर, डिफ्यूजन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है, इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ वाटर के लिए होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए पॉसिबल होता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जो इजी आपको लगे एग्जांपल वापस में कवर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडो का मतलब अंदर आना, अभी हमने पढ़ा था। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, पहले समझो। ये कोई मॉलिक्यूल्स है, इनको सेल के अंदर आ रहा है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसा। अब ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर खुद से तो नहीं आ सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करते हैं किसको आना है किसको अंदर नहीं आना। तो ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास में आएंगे। अब सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, अपना शेप चेंज कर सकती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे इनवर्ड फोल्ड हो जाएगी ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगी जिनको बोला जाता है वेसिकल, और इसी वेसिकल के अंदर ये सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब ये वेसिकल आगे साइटोप्लाज्म में मूव करता है, सेल के अंदर जहां इसको पहुंचाना है वहां पहुंचा सकते हैं। तो देखो कैसे सेल मेम्ब्रेन ये जो सब्सटेंसेस सेल के बाहर थे उनको अंदर लाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अगर सोचो ये अपना शेप ऐसे चेंज नहीं करती, इनवर्ड फोल्ड नहीं होती, तो ये कभी भी सब्सटेंसेस अंदर नहीं आ सकते। और ये जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत इजी है ये, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का एक अच्छा हमारा टाइप है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का क्या है, एक टाइप है। अब देखो, अमीबा पढ़ा होगा आप लोगों ने, यूनिसेल्युलर होता है ऐसा। अब ये जो फूड है, इस फूड को अमीबा को खाना है, तो कैसे अमीबा खाएगा, तो अमीबा तुमने देखा होगा अपना शेप चेंज करता है, ऐसे फॉल्स फीट बनाता है, देख रहे हैं, ये फॉल्स फीट को क्या नाम दे दिया, सूडोपोडिया। अब तुम थोड़ा यहाँ पे देखो, इसने ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड क्या हो चुकी है, फोल्ड हो चुकी है, जिस वजह से ये फूड मॉलिक्यूल अंदर आया है। अब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, अब ये फूड मॉलिक्यूल अंदर आ गया, यहाँ पे क्या बना, फूड वैक्यूल बना, क्या बना, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड होता है। अब ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से अमीबा ने फूड को एनगल्फ किया है, अपने अंदर ले लिया है, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एक तरह का एंडोसाइटोसिस होता है जिसकी वजह से अमीबा है वो खाना खाता है। तो अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू खाता है, एंडोसाइटोसिस, या फिर और प्रिसाइजली क्या बोले तो फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, इस वजह से देखो डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ा होगा, जर्म्स वगैरह किल करती है, तो कोई भी जर्म्स होता है ना, डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, उस जर्म्स को अंदर एनगल्फ कर देती है, ऐसे इनवर्ड फोल्ड होकर के उसकी मेम्ब्रेन, और वो प्रोसेस भी क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। अब इसका ऑपोजिट एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, कोई भी सब्सटेंसेस उनको सेल से बाहर निकालना है। तो देखो पहले वो सब्सटेंसेस को किसमें भर दो, वेसिकल में भर दो ऐसा। अब ये वेसिकल धीरे धीरे जाके किससे अटैच हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन से जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होती है, ओपन होती है, और इन सारे सब्सटेंसेस को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो सब्सटेंसेस को अंदर लेना है सेल के अंदर, एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालना है क्या है, एक्सोसाइटोसिस। अब एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दे रखे, बट हमारी स्कूल होती है, बहुत सारी स्कूलें होती हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर भी पूछती है, और इनके ऊपर तो कई बार स्कूलों ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस हो गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आते हैं
अच्छा, अगला टॉपिक हमारा है सेल वॉल। अच्छा, बोर्ड मेरा थोड़ा सा चलते चलते रुक गया था, तो मैंने इसको वापस सही किया और now पे एक नया टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल होती हैं जो प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट सेल होती है हमारे पास, या फिर हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, या फिर हमारे पास होता है कुछ फंगई। उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो किसकी होती है? हमारी सेल वॉल की होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये थोड़ा सा क्या होती है? बाहर होती है। अच्छा, ये एनिमल में हमें देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब वो कॉर्क की सेल देखी तो जो आउटर बाउंड्रीज थी वो एक्चुअली किसकी थी? सेल वॉल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल के बारे में कुछ बात, बेसिक बात है। ये परमिएबल है। ये कैसी होती है? परमिएबल होती है। सबको अपने अंदर आने देती है, सबको अपने बाहर क्या कर सकती है? जाने दे सकती है। ये नॉन लिविंग पार्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? ये थिक और रिजिड। रिजिड उसको बोला जाता है जो अपना शेप क्या कर सकता है? चेंज नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है रिजिड। और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और हमारे खाने में जो ये सेल्यूलोज होता है ना, वो रफेज के जैसे वर्क करता है ना। हमारा पेट, जैसे बोला जाता है कि सैलेड्स खाना चाहिए, खाते वक्त सैलेड खाओ, क्योंकि सैलेड्स होते हैं प्लांट में क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैसे वर्क करता है? रफेज, जो जल्दी पेट भरने में हमारी हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को भी क्या करता है? इंप्रूव करता है। अच्छा, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सेल, जो प्लांट सेल होती है उसका जो शेप होता है, वो शेप किसकी वजह से मिल पाता है? हमें प्लांट सेल की वजह से। अच्छा, प्लांट को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अपनी जगह पे प्लांट ऐसे खड़ा रहता है ना, इधर जाता है ना उधर जाता है, ये जो स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को, किसकी वजह से मिलती है? सेल वॉल से मिलती है। ये प्लांट के डेसिकेशन, यानी प्लांट को सूखने से, प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको ड्राई होने से बचाता है। कौन? सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर के कंटेंट को भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा उसमें भी इसका होता है क्या? रोल। और ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने से भी क्या करती है? सेल को रोकती है। ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं किसके? सेल वॉल के। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल में डिफरेंस कई बार आता है ऐसा, ठीक है। एक बार आप इनको पढ़ो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आई होप ये पढ़ लिया होगा। बहुत इजी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्लाज्मोलिसिस, बहुत सारे स्कूलें पूछती है प्लाज्मोलिसिस के बारे में। अब जनरली प्लाज्मोलिसिस किसके लिए किया जा रहा है? प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। इस प्लांट सेल को किस में रख दिया गया है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कम होता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जैसे हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा? ये प्लांट सेल क्या रिलीज करेगी? वाटर को क्या करेगी? रिलीज करती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। अब आप नोटिस करो कि ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, ये श्रिंक नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर वाली स्ट्रक्चर तो क्या है? हमारी सेल वॉल है, जो कि रिजिड होती है। लेकिन उसके अंदर वाला जितना भी पार्ट है, उसके अंदर जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो ये जो श्रिंकेज हुआ, जनरली इस पूरे पार्ट को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वैसे। तो ये जो पूरा पार्ट है वो जो श्रिंक हो चुका है ना, इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का हिस्सा है ना, इसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया। हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये श्रिंक हो गया, इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया? प्लाज्मोलाइसिस दे दिया गया। इस चीज को क्या बोला गया? प्लाज्मोलाइसिस बोला गया। सेल वॉल होती है वो ऐसा रिजिड होती है तो अपना शेप नहीं चेंज कर सकते, बट उसके बाद जो भी पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स वगैरह सब कुछ श्रिंक हो जाता है। इसी को बोला गया प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है, और सेल होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइज्ड। अब देखो, ये जो श्रिंक हुआ है ना, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ है, ये तभी हो सकता है जब वो कैसा हो? लिविंग हो। तो प्लाज्मोलाइसिस तभी हो पाएगा जब हमारी सेल कैसी हो? लिविंग हो। तो ये हमें लिविंग नेचर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसकी लेबलिंग भी याद रखनी है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वो क्या है? हमारा सेल वॉल है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ब्लूइश जैसा, ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है ना, जैसे सेल की आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैक्यूल की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला गया न्यूक्लियस, और उसके अलावा ये जो वाला पार्ट है ये हमारी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा? प्लांट सेल को हम डालेंगे किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है, और इसी को क्या बोला गया? प्लाज्मोलाइसिस बोला गया। ठीक है, ये सेल के लिविंग नेचर को इंडिकेट करती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, इस वजह से श्रिंक हुई, और जो सेल वॉल है वो रिजिड है, जिसने अपना शेप चेंज नहीं किया। ठीक है, अब हमारे आगे पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सेल का क्या है? ब्रेन है। सेल का क्या है? ब्रेन। ओ माय गॉड, मैं ब्रेन कैसे लिख रहा हूं, है ना। अच्छा, ये सेल का ब्रेन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे सेल की एक आउटर लेयर होती है,
है ना, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस की भी आउटर लेयर होती है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, तुम देख रहे होंगे सर ऐसा पर्पल और पिंक जैसा दिख रहा है, तो ये जो दो आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको बोला गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल के अंदर क्या आएगा क्या बाहर जाएगा वो डिसाइड करते हैं। और ये भी क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन कैसे परमेबल होती है, वैसे सॉरी सेमी परमेबल होती है, ये भी क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोला गया, न्यूक्लियर पोर्स बोला गया। डबल मेम्ब्रेन, छोटे छोटे पोर्स को क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सॉरी न्यूक्लियर पोर्स, जिससे कि क्या क्या सबसे अंदर आएगा और बाहर जाता है वो डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंटर में एक और हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जो कि हमारा आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसी न्यूक्लियोलस में किसका फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम का। किसका फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहां होता है, न्यूक्लियोलस में, इसलिए इनको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के तुम देखोगे चारों तरफ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली है, इनको बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। यहां तक सही है। अब देखो ये न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, वहां पर भी एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। वापस सुनो, आउटर टू मेम्ब्रेन लेयर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया, जिसमें छोटे छोटे पोर्स हो गए, जिसको बोला गया न्यूक्लियर पोर्स। सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। और साथ साथ में क्या लिखना है, यहाँ पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जिनको क्या बोला गया, क्रोमैटिन बोला गया, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ऐसा जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और सबसे लास्ट में चौथा पार्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो इन्हीं पार्ट्स को मैंने वापस लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चार मेजर पार्ट होते हैं हमारे किसके, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के। अब आता है क्रोमोसोम वाली कहानी, है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। देखो हुआ क्या ऐसा कि देखो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन। अब जब सेल डिवीजन होता है, हम पढ़ेंगे सेल, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये कॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, कॉइल होगी, धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है और एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। एक क्या बनाती है, रॉड जैसी स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स बोला गया। ये दिख रहा है ऐसा तुम्हें एक्स जैसा शेप का, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या हुआ, जब सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमैटिन होती है वो कंडेंस हो जाएगी, कॉइल हो जाती है और एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड से बनते हैं। कब बनते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को अगर हम जूम करके देखें तो हमें ऐसे कुछ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे दिख रही है ऐसी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा, ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। क्या होता है इसमें, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, इसको बोला गया डीएनए। क्या बोला गया, डीएनए। तो क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है क्या हमारा, डीएनए, जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इस डीएनए में तुम अगर देखोगे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसा, ये छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, इनको बोला गया जीन। क्या बोला गया, जीन, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है ना। तुमने पढ़ा होगा कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं ऐसा, तो ये जो पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हमारे अंदर आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, जीन की वजह से। एक और चीज, हमारे बालों का कलर, स्किन का कलर, मेरी हाइट, स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है। यानी मेरे जितने भी ट्रेट्स है, आंखों के कलर से लेके मेरी आवाज का जो भी फिनोमिना, जो मेरी बॉडी में जो भी कैरेक्टर आ रहा है, जो ट्रेट्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, जीन की वजह से। और ये जीन देखोगे, जैसे मेरे पेरेंट्स टॉल है ना, मेरे फादर टॉल है, तो उनके पास वो एक जीन होगा जिसकी वजह से उनकी हाइट कैसी है, टॉल है। अब वो जीन अगर मेरे अंदर आ गया तो मेरी हाइट भी क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। मेरी मदर की आंखें हैं वो ब्लू कलर की है, तो उस ब्लू कलर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है। जैसे ये वाला जो जीन होगा वो आइस के कलर के लिए होगा, ये वाला जो जीन होगा वो शायद हेयर के कलर के लिए होगा, ये वाला जो जीन होगा वो शायद हाइट से रिलेटेड होता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है हमें, डीएनए, और डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, जीन। डीएनए की फुल फॉर्म याद रख लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के पास क्या होती है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमें कहां दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के टाइम दिखाई देंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर
अच्छा, एक और चीज, क्रोमोसोम बने होते हैं किसके? डीएनए और प्रोटीन्स के। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। ह्यूमन बींग्स के अंदर, से हमारे अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। जैसे माउस होता है, उसमें 40 यानी 40 क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी सेल में, हमारी सेल में इतने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखनी है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये सवाल आता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में डिफरेंस बताओ भाई। तो देखो, सेल के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बनती है, जिसको क्या बोला गया? क्रोमेटिन। अब जब सेल डिवीजन होगा, जब क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होती है वो कंडेंस होती है, कॉइल होना स्टार्ट हो जाती है और एक ऐसी रॉड जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हें, इसको बोला गया क्रोमेटिड। अब एक है और ये दूसरी है, तो ये पूरा पेयर बन गया। तो ये जो पेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक सेंटर में, जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, वहां पर ज्वाइंट होती है। तो अब ये जो एक्स जैसे स्ट्रक्चर बनी, उसको क्या बोला गया? क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के पास ऐसी दो रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है, इन दो रॉड जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया? क्रोमेटिड। तो देखो, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन होता है, वो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होंगे? दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे और एक ये स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का ये जो एक पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। ठीक है, रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है। डन यहाँ तक? चलिए, अब ये मेटाफेज, एनाफेज होता है, इंटरफेज होता है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। अरे सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस है जो सेल के अंदर हो रही है, वो सब कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ये सेल को सूखने से वगैरह करने से बचाता है। ये हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, समझे? हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या ट्रेट्स, क्या कैरेक्टर्स आएंगे, वो कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि मेरे पेरेंट्स का डीएनए मेरे अंदर आ गया। डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। कब दिखाई देते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे। तो जो हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है ना, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो ट्रेट आ रहा है, वो ट्रेट डीएनए के फॉर्म में आता है और ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल होता है, पता है ना? न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? राइबोसोम का। क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारी सेल को संभाल के रखता है, इस वजह से इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, या फिर बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। हमारा न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस। अब इधर बीच में जो इतना भी हिस्सा होता है, यानी हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो बचा हुआ पूरा हिस्सा होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी हिस्सा आएगा, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? हमारा साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा होता है, वो एक फ्लूइड से भरा होता है, जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है, जो कि होमोजीनियस होता है, जो कि कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोला गया? साइटोप्लाज्म बोला गया। अच्छा, साइटोप्लाज्म में मेनली दो पार्ट आते हैं। एक होता है साइटोसोल। क्या होता है हमारा? साइटोसोल। हम बोलते हैं ना कि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। वो एक्चुअली जो जेली लाइक फ्लूइड है, वो क्या है? साइटोसोल होता है। इसी साइटोसोल के अंदर देखो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। इसी साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में। या फिर बोल सकते हैं सारे के सारे सब्सटेंसेस किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का जो जेली लाइक पार्ट होता है, एक्चुअली उसको क्या नाम दे दिया गया? साइटोसोल। अब इसी जेली लाइक सब्सटेंस साइटोसोल के अंदर देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स और साइटोसोल दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। डन यहां तक? चलिए, अब हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा था? सेल के अंदर जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था? साइटोसोल दिया था। ऐसा सही है? साइटोसोल प्लस ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। और इसको न्यूक्लियस के साथ ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। और इसी को बोला जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है, वही डिसाइड करता है कि सेल लिविंग है या डेड है। सेल लिविंग है या डेड है, वो डिसाइड करता है हमारा प्रोटो। और सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था? पर्किंजी। ये जो वर्ड सबसे पहले दिया था, ये किसने दिया था? पर्किंजी ने दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर दिए जाए।
सही है। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बताओ कौन से प्रोसेस के थ्रू। जो भी आंसर है कमेंट के अंदर लिखते जाओ कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए बहुत इजी सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। जो प्लाज्मोलाइसिस होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अरे ये तो बहुत इजी है, अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा तो सवाल का जवाब तो बहुत इजीली दे पाओगे। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अच्छा कि सर आप जवाब भी दे दो, ऐसा यार जवाब क्या देने का होता है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपरटोनिक होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल में देखो ऐसा, इफ सेल्स ऑफ अनियन पिल। अब अनियन क्या है, प्लांट है, तो ये होगी हमारी प्लांट सेल। ये याद रखना है, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लांट सेल है। आरबीसी क्या है, एनिमल सेल है। अब ध्यान रखो किसमें सेल वॉल होती है और किसमें सेल वॉल नहीं होती है। दोनों को किसमें रख दिया गया, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, सेल है वो स्वेल हो जाएगी। तो देखो भाई ये है, ये स्वेल होगी बट ये बर्स्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं बर्स्ट होगी, क्योंकि इसके बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल दिया गया, सेल वॉल, जो उसको और ज्यादा स्वेल होने से बचाएगा। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती तो वो बर्स्ट हो सकती है। अब इसको पढ़ो और इसका आंसर तुम डिसाइड करो ऐसा। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो मैं तुम्हें कराना चाहता हूं ऐसा। चलो थोड़ा उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। चले एक बार पीछे, पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलिए पीछे, ओके मैं एक बार फटाफट से पीछे लेके आता हूं। आ जाते हैं सवाल के ऊपर, क्या लिखा हुआ है। हम जो खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अच्छा जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसी के अंदर हमारे पास क्या है, अरे किधर चला गया, चला जा, आजा, अच्छा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन होता है, विटामिन वगैरह सब होते हैं। ये सब डाइजेस्ट होके किसमें बदल जाते हैं, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला, ग्लूकोज। प्रोटीन किसमें बदला, अमीनो एसिड में। फैट किसमें बदल जाता है, फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल के अंदर। अब इन सबको हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। इन सबको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। बताओ कौन से प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये सब कुछ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां होगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, इन सबको एब्जॉर्ब करना है। वाटर को एब्जॉर्ब करना है सेल के अंदर, सिंपल सी बात है। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था। ये सारे जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें सेल के अंदर लेके आना है, सेल के अंदर लेके आना है। तो हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसका क्या नाम होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है ऐसा। उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है हमारा, अगला सवाल हमें बोल रहा है Why is endocytosis found in animals only? ये तो बहुत इजी हो गया यार। एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इनवर्ड फोल्ड हो सकती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है जो रिजिड होती है, जो इनवर्ड फोल्ड नहीं हो सकती। यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, कर सकते हो तुम इसका सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर हमारे चैप्टर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं बिना आगे, अरे आगे बढ़ना है। लेक्चर 3 भी आएगा जिसके अंदर हम बहुत और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में।